अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज दुबई में आखिरी दिन है। प्रोग्राम ये रिकॉर्ड है जो सुबह 20 जून 2022 सुबह 7 बजे आप देख रहे होंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ब्रिगेडियर रिटायर गज़नफ़र अली सईद साहब होंगे मेरे साथ, और बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू करनी है तो उन पे तफसीली बात होगी और कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों का अहाता ठीक तरह से कर सकें। आगे चलने से कबल हज़रत बाबा बुल्ले शाह का जो इरशाद है, एक कलाम है, गाया तो एक इंडियन ने है, लेकिन ज़रा समझिएगा, उसको ज़रा सुनिएगा। पूछा कि आप इतनी गरीबी में भी भगवान का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं, तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे दिखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्ना दा ना जगदे कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, उसदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मलदे देखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लब्बण छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। तो ये था बाबा बुल्ले शाह जी का जवाब। आप भी कोशिश करें अपने जीवन में शुक्रगुजार होने की। अगर मेरे जीवन में कोई एक चीज़ ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा बड़ी तब्दीली आई, वो था ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर वक्त शुक्रगुजार होना। शुरू करें, लिस्ट बनाएं किन चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार हैं। मेरा आपसे वादा है काफ़ी लंबी लिस्ट बनेगी और आपके जीवन में तब्दीली आनी शुरू होगी। जी, आपने मेरा इब्तिदा तो सुन ली सारी हज़रत बाबा बुल्ले शाह के बारे में, और जो बातें कही हैं वो तो समझनी ज़रूरी हैं। पाकिस्तान अब किस डगर पे जा रहा है, आने वाले दौर में क्या होने जा रहा है। पहले तो मैं एक सवाल पोस्ट करने लगा हूँ कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान किस डगर में चल रहा है, और ये जो कुछ हुआ है क्या इससे कोई बेहतरी की उम्मीद है। वरना हालात आप लोगों के सामने हैं। महंगाई पकड़ी नहीं जा रही, पेट्रोल हाथ से निकल चुका, डॉलर तो ऐसे फिसलता जा रहा है क्योंकि उसको हाथ नहीं लगा सकता। कौन कसूरवार है इस सारे मामले में, ये तो चलिए बाद में बात करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं इन सारे मामलात को कैसे हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल जो है वो फैटअप के हवाले से है और उसका लिंक किया आपने पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से। अब फैटअप जो है, आपको पता है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है और उसमें पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे ब्लैकमेल किया जाता रहा है फैटअप जैसी ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि अगर तो आप किसी भी तरीके से मेरिट की बात करें तो पाकिस्तान को आज से कोई साल 2-1.5 साल पहले जो है फैटअप से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को जितने हदफ दिए गए थे पाकिस्तान ने वो हदफ पूरे कर लिए। और आपको पता है लास्ट ईयर जब फैटअप में पाकिस्तान का मुकदमा गया तो उन्होंने 2 एडिशनल पॉइंट्स आपको दे के और इंक्रीज मॉनिटरिंग पे रख दिया। अब 34 के 34 पॉइंट्स आप मुकम्मल कर चुके हैं। और फैटअप का मैंडेट जो है वो जिन चीज़ों से डील करता है उसमें टेरर फाइनेंसिंग है, करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान के अदारों ने बहुत अहसन इक़दाम किए। और ये सारा क्रेडिट जो है इसका इमरान खान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान अफवाज को जाता है कि गवर्नमेंट ने लोन किया, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया एक सेल और उसके अंदर इंडक्शन दी आर्मी ने, और रेमो डायरेक्टरेट के अंदर ये सेल, कोर सेल कायम किया गया, जिसने बैठ के और एक फैटअप के एक पॉइंट्स को स्टेट बैंक के साथ मिलके और बाकी मालियाती पाकिस्तान के अदारे थे उनके साथ मिलके इसको हैंडल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रिपोर्ट आई है उसमें फैटअप से पाकिस्तान जो ऑन साइट विजिट होगा फैटअप की टीम का, उसके बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा। और इस वाइट लिस्ट में आने का बहुत इफेक्ट होता है। एक तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडिंग माशियात के तौर पर बढ़ती है, डोनर्स आते हैं, फिर वह ये आपको पता है फैटअप के अंदर IMF के बंदे रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे होते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी बैठे होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी बैठे होते हैं। तो इन तमाम एजेंसीज पे जब कन्वे होता है
तो बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए और किसी भी मुल्क के लिए वाइट लिस्ट में आना उसकी इकॉनमी के लिए क्रेडिटेबल हो जाता है और एक आपके ऊपर जो है डिपेंडेंसी जो है मालियाती अदारों की वो बढ़ जाती है। जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि साइफर या ऑपरेशन रजीम चेंज क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर थी? क्या ये जो कुछ तब्दीलियां आई हैं इन्होंने को पाकिस्तान में नया इत्तेहाश पैदा किया? क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गया है या तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है? और IMF बड़ी बातें करते हैं, वो भाई 2017 के अंदर 18 के अंदर ये जब 19 के अंदर जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये सारी कंडीशन लेके चल रहा, ये सारा बैगेज लेकर चल रहा था। क्या गैर जरूरी तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई? क्या डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई? तो ये बैठकर क्यों कौम को गुमराह किया जा रहा है, क्यों कौम को गलत राह पर डाला जा रहा है कि ये सारा कसूर इमरान खान का है? इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है? चीज़ें सारी आप लोगों के सामने, एक स्टेट्समैन के तौर पर काम उसने किया है और वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में ब्रिगेडियर गंजाफर साहब? अब आपने पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात का जिक्र किया तो वो तो फेटअप से लिंक कम है, बल्कि अमेरिकन इंटरवेंशन और जो अमेरिकन ने कहा कि जी हमने यहाँ पे मुदाखलत की है और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो रजीम चेंज हुआ जिसमें करप्ट किस्म के लोग लाए गए, जिसमें वो लोग लाए गए जो ज़मानतों पे हैं, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान के अंदर इम्पोज किया गया और वो गवर्नमेंट जो है उनके अंदर ना तो अहलियत है ना उनके अंदर सोच है। अब देखिए वो जो है वज़ीर आज़म साहब या नून लीग हो गई या बाकी, अभी मैं पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा नासिर हुसैन शाह उनको सुन रहा था, तो वो फेटअप का क्रेडिट वो लोग लेने की कोशिश करें जिनका फेटअप के किसी पॉइंट से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा इन 3-4 सालों में। 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, इन्होंने फेटअप के लिए धेले का काम कोई नहीं किया सिवाय बदनामी करने के, सिवाय प्रोपेगेंडा करने के, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, पाकिस्तान ये हो जाएगा। अब वो चढ़ के वो लोग जिनकी कोई नासिर हुसैन शाह को क्या नॉलेज है आप मुझे बताएं फेटअप के बारे में, उसने शायद फेटअप का लफ्ज़ सुना भी ना, अब वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक अच्छी स्टेटमेंट जो है अन्ना रब्बानी खर की है, जिन्होंने कहा कि जी मैं हर एक चीज़ को जिसने इसके लिए काम किया उसको क्रेडिट देना चाहूँगी, लेकिन जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो हालात को नहीं संभाल सकती। वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, उसके अंदर क्रिमिनल्स हैं, उसके अंदर वो लोग हैं जो बेल के ऊपर है। अब जब इस किस्म की कॉम्पोजिशन आप बनाएंगे और वो सिर्फ प्रोपेगेंडा, आप अगर मरियम नवाज की स्टेटमेंट सुने, उसको मुझे नहीं पता रात को नींद किस तरह आती है कि इमरान खान के अलावा उसके सामने है ही कोई नहीं, यानी उसको वो फितना खान कहती है, खुद वो झूठ बोलती है तो वो झूठों की रानी है, झूठों की वो चैंपियन है। झूठ बोलना, धोखा देना, इससे तो हुकूमतें नहीं चलती। खिलाफ इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान कह के तो हुकूमत नहीं चलेगी। आप सब कुछ उठा के जो है वो पुरानी हुकूमत पे फेंक दें, सब कुछ उठा के जी वो IMF से माहदे कर, अगर माहदे करके गए तो भाई माहदे दिखाओ, किधर है वो माहदा जब इमरान खान करके गया था, उसकी कोई तफसीलात तो बताओ। तो ये लोग बुनियादी तौर पे जो आपका सिस्टम आज हुकूमत का नहीं चल रहा, इसमें इनकॉम्पिटेंट करप्ट लोग हैं और वो लोग हैं जो जमानतों पे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसने 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की है, चीफ मिनिस्टर ने मनी, जब तक उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी और इन जो मुजरिम हैं इनको सज़ा नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक आप ये ना समझे कि पाकिस्तान के अंदर इस गवर्नमेंट के ज़रिए आने वाले दिनों में कोई बेहतरी की तवक्को आप कर सकते हैं। जो इनकॉम्पिटेंट लोगों से, जिनकी सोच ही नहीं है, जिनका तजर्बा ही नहीं है। अब मुफ्ता इस्माइल है, उसने बजट में क्या किया, 2 काम किए उसने, एक अपने घर पे पैसा लगा दिया और कहता है कि जी खाने को पैसे नहीं है। दूसरा जो उसकी अपनी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो फ्लेवर यूज़ होता है उसको उसने टैक्स फ्री कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं ना उनकी ट्रांसपेरेंसी का, और वो स्टेटमेंट्स वो जो देते हैं उनकी तमाम की हकीकत का अंदाज़ा लगाएं। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और ये इकॉनमी जो कहते हैं कि इमरान खान के ज़माने में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आके उठा के देखिए आप। पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल अकाउंट्स कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई थी, उसके मिनट उठा के पढ़ें आप, बिजनेस स्टैंडर्ड को उठा के पढ़ें आप, मालियाती अदारों की, वो कहते 5.96% आपका ग्रोथ रेट था। अगर ये ग्रोथ आ गया आपका, अगर ये इतना था तो इसके ऊपर कौन सी हुकूमत जाती है?
आप किस तरह कह सकते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत को आप सैक कर दें और कहें कि जी खसारा इतना हो गया और जी अभी इस आप सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लीजिएगा, किसी वक्त बैठ के लोग कैलकुलेट कर ले कि इन 40 दिनों में कितना खसारा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर कर्जे कितने बड़े हैं कि जो डॉलर 186 रुपये था वो आज 215 रुपये पर डॉलर पहुंचा हुआ है। अब जब डॉलर ऊपर जाता है तो आपको पता है कि डॉलर ऊपर जाता है तो पाकिस्तान के कर्जे स्वेल ही होंगे ना। 3 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो शहबाज शरीफ आके चीखने लगते थे, वो व्हाट्सएप करने लगते थे और वो ट्वीट करने लगते थे कि पेट्रोल बढ़ गया, लोग मरे। अब इन्होंने 90 रुपये 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, गैस रोजाना बढ़ रही है, बिजली की कीमत आज फिर 7 रुपये बढ़ी है। ये तो IMF के सामने लेट गए हैं, फिर भी IMF इनकी नहीं सुन रही है क्योंकि इनके अंदर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब ये कल उन्होंने जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो, अगर अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात करिए तो उससे क्या है, उसके आगे हाथ जोड़े होंगे कि सरकार हमने तो पहले आपकी बात मानी, आपके हमने इतने मिलियन डॉलर, हमारे इतने डॉलर जो है वो हमारे राजा रियाज ने लिए, इतने नूर आलम ने लिए, इतने फलाने ने लिए, अब वो डॉलर तो हम ले चुके हैं, तो अब हमें IMF से भी डॉलर दिला दें। और IMF अभी तक आपकी बजट एस्टिमेट्स को मान नहीं रहा है। अब ये टैक्स स्लैब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के ऊपर जुल्म डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो रही है, किसी भी तरीके से आपका कारोबार ज़िंदगी नहीं चल रहा। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने धमकी दे दी कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, आपकी जो ट्रांसपोर्ट की कीमत कहाँ जाके ख़त्म होगी। और वो कहते हैं जी कि जी इनके वज़रा कहते हैं कि जी खुशहाली आएगी, इस्तकामत दिखाएं, और फिर कहते हैं कि जी मुश्किल फ़ैसले कौन से किए। आपको IMF ने कहा आप कीमत बढ़ाएं, आपने कीमत बढ़ा दी, मुश्किल फ़ैसला है। आपको IMF ने कहा आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाए, आपने बढ़ा दी। आपको दुनिया का आप बिजली की कीमत, ये मुश्किल फ़ैसला है। मुश्किल फ़ैसला तो वो होता है जब IMF आपको कहती है, अब आप कहते हैं नहीं बढ़ाते जी, हम फलानी जगह से बजट करके डालेंगे, हम फलानी जगह से बचत करके डालेंगे। ये क्या मुश्किल फ़ैसला है? ये तो आपने ओवर बैठ के सिर्फ एक पेन चलाना है ना और एक स्याही चलानी और कहना है कि कीमत बढ़ा दी हमने। इसमें कौन सा मुश्किल फ़ैसला आ गया यार? तो धोखा क्यों देते हैं आवाम को? कहें जी हम महंगाई कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें कि महंगाई कर रहे हैं, इसलिए महंगाई कर रहे हैं कि अमेरिकन ने हमें कहा था कि जितना लोगों को मार सकते हो मार दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये कहें ना, कोई कहीं तो सच बोले, कहीं तो जाके खड़े हो जाएं। अब लोग सोच रहे हैं डॉलर जाके कहाँ रुकेगा, लोगों की किस्मत का क्या होगा, इस मुल्क के अंदर क्या आने वाले दिनों में क्या जुल्म होने वाला है, ये सोचिएगा। और ये जब तक नहीं सोचेंगे, इसका सिर्फ हल एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा के आप केयर टेकर सेटअप लेके आए और उसके अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मौजूदा हालात में क्या इमरान खान का मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? क्या ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? क्या इसके नताइज अच्छे मिल सकेंगे? क्या इसमें आसानियां पैदा हो सकेंगी? और क्या वाकई पाकिस्तान में स्टेट्समैन पैदा हो सकेंगी? पाकिस्तान जिस डगर पे चल रहा है, क्या उससे कोई बेहतरी अच्छाई की उम्मीद नज़र आती है आपको? इमरान खान भी कह चुका है, और कल आपने 240 का जो इलेक्शन हुआ उसके आपने देखा कि इलेक्शन कम्पटिशन टोटली फ्लॉप हो गया और फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो डाउटफुल है, इलेक्शन कमिश्नर ट्रांसपेरेंट नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर डिपेंडेबल नहीं है, वो नवाज शरीफ से रिलेटेड है, उसकी तमाम की तमाम ऑब्लिगेशन जो है वो PMLN की तरफ के साथ जुड़ी हुई है और PDM वो डिपेंडेबल नहीं, उसने घपला करना है। पाकिस्तान में इलेक्शन जो है मनूवर होने हैं, क्योंकि बहुत सारे ये ना अमेरिकन और CIA इन लोगों ने फैसला कर लिया है, क्योंकि इमरान खान ने उनको बेसिस नहीं दिए थे और ये कहा था कि हम रूस से तेल लेंगे और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करेंगे। वो अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं आई। तो अमेरिका को तो जब पसंद नहीं आती तो आपको पता है वो क्या करता है, वो उसने जो इराक़ के साथ किया, वो जो उसने लिबिया के साथ किया, वो उसने जो ईरान के साथ वो करता है कि जी उनके साथ सेंक्शन लगा देता है। ईरान के पास तो तेल की दौलत है ना, तो वो बार्टर ट्रेड में चले जाते हैं। बाकी इराक़ तबाह हो गया, आज वो अभी तक तेल चुरा रहा है अमेरिका, वहाँ से अभी तक वहाँ से सोना चुरा के ले गया। सोने के उनको ज़खायर उन्होंने पूरी जगह ढूंढे, नहीं मिले तो एक बंकर में जाके मिले, वो पूरा सोना उठा के ले गए। अब पाकिस्तान को वो खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि उसको दबा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्शन उन्होंने मनूवर करने हैं और लोगों को मजबूर। तो इसका हल आज सिर्फ ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। ये चाहेंगे कि इस तरह जो जुल्म ढालने वाली हुकूमत आई है, ये जुल्म ढालती रहे, लोगों को मारती रहे, वो बैठ के तमाशा देख दे। कल जो अपना जो बाइडन साहब से पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भी मुलाकात की थी,
चलो वो लोग जो ये कहते थे कि जो बाइडन नहीं मिला उनके लिए शायद तसल्ली हो गई कि इमरान खान तो नहीं मिला, एम्बेसडर तो मिल गया है, लेकिन जो बाइडन से मिलने से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान के हालात सिर्फ इस सूरत में ठीक हो सकते हैं कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं, जिसकी तवक्को जो है वो कल जो कराची में इलेक्शन हुआ है उसके बाद बहुत कम नज़र आती है। जिस तरह तक पब्लिक आउटक्राई नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, अपनी डिमांड्स को प्रेस ऑन नहीं करेंगे, तो इनका तो कोई मूड नहीं है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं। जी, आपने सारी तफसीलात सुन ली, सारी चीज़ आपके सामने है। इमरान खान साहब ने जो महंगाई के बारे में कॉल दी वो भी आपने हालात देख लिए, बड़ी कामयाब रही। लोग जोक दर पहुँचे, कोशिशें भी की, रुकावटें भी डाली गई, लेकिन हालात और वाक़यात आपके सामने हैं। ये इनके बस की बात नहीं है। ये जो कंट्रोल करना चाहते हैं और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ना इनको तब्दील करने के बारे में जो खुरम दस्तगीर कहते हैं, ज़रा ख़ुद सुन लीजिएगा। तलत का प्रोग्राम है, मेरा को फेमस एंकर नहीं रह गया अब, ना मैं उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उनके प्रोग्राम में बैठ के बात की है और मैंने इस पर ट्वीट भी किया। वो ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पर देखिएगा कि खुरम दस्तगीर ऑपरेशन रजीम चेंज या ये इन हालात और वाक़यात में क्या कहता है। खुरम दस्तगीर साहब के पास आए थे, ये किस अकलमंद ने कहा था वैसे आपको कि आप ये 1.5 साल की हुकूमत ले लें? नहीं, देखिए हम सिर्फ मुर्शिद पे आपका फोकस है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी मामलात थे और जिस तरफ इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, अच्छा, उनका तो ख्याल था कि मैं सफाया कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आपका खदशा है, मालूमात है? जी, हमारी सीरियस मालूमात। आपके ख्याल में जो आप ये लोगों को भूल जाता है, लेकिन कुछ माह पहले जो कहा कि जी हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोalition बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुइशत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसलिए एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, जूम आनी भी है, कई चीज़ें लेट डाउन भी की हैं। क्या वाकई सच है? ये फैसला आपने करना है। हमारा तो काम है आप तक हालात और वाक़यात सामने रख देना, फैसला आपके पास है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।